देखिए, उन्नति के 4 साल लगातार कार्यक्रम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और अब सीएम भूपेश बघेल भी कार्यक्रम में आ चुके हैं। जिस पल का सभी को इंतजार था, सीएम भूपेश बघेल कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। तो ये लाइव तस्वीरें रायपुर से आपको दिखा रहे हैं। लगातार कार्यक्रम में कई मुद्दों पर बातचीत हो रही है। बंसल न्यूज का ये खास कार्यक्रम है और बंसल न्यूज के मंच पर सीएम भूपेश बघेल भी अब जाएंगे, विकास पर बात करेंगे क्योंकि कार्यक्रम में वो पहुंच चुके हैं। छत्तीसगढ़ के मॉडल की बात हो या छत्तीसगढ़ से जुड़े विकास की बात हो, हर मुद्दे पर इस दौरान बातचीत जारी है और ऐसे में सीएम भूपेश बघेल भी कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। तो हमारे बीच में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं। बहुत एक बार फिर करतल ध्वनि से उनका स्वागत कीजिए। वाह, सेल्फी पुराण बहुत जरूरी है ये भी। भूपेश जी, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत करते हैं, प्रणाम करता हूं आपको। और अगर आप थोड़ी देर नहीं आते तो मैं समधीश की भूमिका में चला ही गया था जी। मतलब मैं कहता कि आप में से कोई किशोर कुमार का गीत सुनाना चाहता है तो मंच पर आ जाए, क्योंकि 1 घंटे से मैं भूमिकाएं, पत्रकार की भूमिका से धीरे धीरे खिसकता हुआ किसी संचालक की भूमिका में चला जा रहा था। लेकिन आप रहते हैं तो हमें बड़ी आपसे एनर्जी मिलती है। मैं मंच सौंपता हूं आपको, आप अपना दायित्व संभालें, क्योंकि भूपेश जी भी दिन भर का हैक्टिक कार्यक्रम, उसके बाद फिर मेरे जैसा एक पत्रकार जो अपने कुछ सवाल, टेढ़े मेढ़े सवालों के साथ रहेगा। लेकिन इनको बहुत आनंद आता है और मुझे इनके साथ सर्वाधिक आनंद आता है, क्योंकि एक जबरदस्त राजनेता है जी। बहुत धन्यवाद सर। पर मैं आप मनला बताना चाहता हूँ कि हमार मुखिया नहीं थके और आज के दिन वो मनला मंजूरी नहीं है थके के, काबर की आज है छेरछेरा और छेरछेरा के पर्व के दिन मुखिया मनला थकना नहीं है, जी भर के दान देना है और इहो दान देना है। बंसल न्यूज के ए मंच में घलो कहे जाते, गांव गांव में डारबो डेरा, गली गली में करबो फेरा, कंधा में झोला लटकाबो, जोर से कहबो छेर छेरा, माई कोठी के धान ला हेर हेरा, जोर से कहबो छेर छेरा, माई कोठी के धान ला हेर हेरा। ता एक ठन छेरछेरा के ही ऊपर नृत्य घलो हमार संगवारी मन लेके आए हैं, जिनला आप मन देखू और आनंद लूहू। गरियाबंद के धवलपुर गरियाबंद के कलाकार मन हवे मोहित मोंगरे जी और 25 जन साथी मन है, वो नृत्य ला देख लो। और उखर बाद छत्तीसगढ़ के महान दान के परंपरा ला घलोक देखो, काबर मुखिया के हाथ ले ओ मन ला दान घलोक देवाए जाही बंसल न्यूज के ये मंच में। तो जोरदार ताली के संग में छरछरा नृत्य के प्रस्तुति करे बर संगवारी मन के आप मन स्वागत करो। एक जोरदार ताली मिलना चाहिए आज के पर्व के दिन, आज के तिहार के दिन। मोहित मोंगरे जी और उनकर साथी धवलपुर गरियाबंद ले छेरछेरा नृत्य के प्रस्तुति लेके। दान की परंपरा छत्तीसगढ़ में अनंत काल से रही है। यूं ही नहीं बन जाते हम धान का कटोरा। और दान के बारे में तो तुलसीदास जी ने भी कहा है, तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरिता नीर, तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की सहायता के लिए भी स्वयं भगवान है। हम तो हैं ही छत्तीसगढ़ धान का कटोरा और हम दान देने में संकोच नहीं करते। दोनों हाथों से हम धान बांटते हैं, चावल बांटते हैं। उसी तरह की हमारी संस्कृति की झलक लेकर आ रहे हैं गरियाबंद के कलाकार। जब आपको कुछ अच्छी प्रस्तुतियां देखनी होती हैं तो थोड़ा सा समय लगता है। कलाकार बड़ी मेहनत से तैयारियां करते हैं आप सबके समक्ष आने के लिए। थोड़ी सी तैयारी म्यूजिक की
हो रही है, संगत की तैयारी हो रही है और इसके बाद एक बहुत सुंदर सा नृत्य हम देख पाएंगे गरियाबंद के कलाकारों के द्वारा। छत्तीसगढ़ के मुखिया स्वयं यहाँ पर हैं। उन्होंने बहुत सा दान आज किया होगा, गांव-गांव में, घर-घर में, गली-गली में, छोटे-छोटे से नन्हे-नन्हे से बच्चे। मैंने तो हमारे पुरानी बस्ती में देखा कि छोटे-छोटे बच्चे झोला लेके वाकई घूमने जाते हैं और हमने इस संस्कृति को, इस परंपरा को जीवित भी रखा है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की परंपरा को आगे ले जाना चाहते हैं, बचाए रखना चाहते हैं और इसी क्रम में उन्होंने हम बहनों की, हम माताओं की एक जो तीजा की जो परंपरा है उसमें अवकाश घोषित किया है। तो जम्मू छत्तीसगढ़ के बहिनी मंडल मैं आपन के धन्यवाद करत हूँ और एक ठन दान छत्तीसगढ़ के बहिनी मन और महतारी मन को तिले आऊ मांगत हूँ कि कमरछठ के उपास के दिन हमन अब्बड़ थक जाथन, आनी बानी खाजी भात रांधथन, लोग लइका मन ला खवाथन, ओमन हा ऑफिस जाथे, स्कूल जाथे। तो एक होती आप मन के ध्यान लाना चाहत हूँ और चाहत हूँ कि एकरो ऊपर आप मन विचार करो ता कमरछठ महतारी की आशीष घलो का आप मन ला अब्बड़ अकन मिलही। ता ये दान अपन दाई महतारी मन बर आप मन ला आज के दिन बंसल न्यूज के ये मंच से मैं हम मांगत हूँ। तब बहनी मन ये बारे में मोर संग में हवा की नहीं, महतारी बहनी मन हा कमरछठ उपास रही थो कि नहीं तुमन सबो जन? अब भैया मन कही दो तुमन मन सेती पोता मारे बर दाई बहनी मन हा कत्तेक तैयार रही जी और तुमन जोर से चिल्लावत चाहिए नहीं छुट्टी। कमरछठ उपास के छुट्टी के झन ला चाहिए? कमरछठ तिहार के सर आपन देख सकत हो पीछे पुती अब्बड़ अकन हाथ उठा थे। कमरछठ की छुट्टी मिलना चाहिएगा। ता जोर से हाँ कही दो, एक घाव मुखिया सुन रहा है। बहुत सुघर, बहुत सुघर, बहुत धन्यवाद। और इतनी बार तैयारी हो गई है तो आशा करथन कि ए बारे में हमार मुखिया हा सोची और ओदरी हमन हा घर में अपन लोग लइका मन के संग में ओकर बाबू मन के संग में रही के कमरछठ उपास ला तिहार ला मनाबो। बहुत धन्यवाद और स्वागत करथन गरियाबंद के साथी मन के। हन हन Hey
पूरा कर दो जाबो दूसर पारा। तो अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथ ले दान मिली इंकरो मन के किस्मत अब्बर सुगर है। डांस के डांस घलोक हो गए और दान के दान घलो मिला थे। तो जोरदार ताली ये कलाकार मन बर। और ऐसन बेरा हर कहूँ देखे बर हर कोनो झन ला नहीं मिला है। तो ये बहुत ही सुघर हमार परंपरा ला आज बंसल न्यूज़ के ये मंच से हमन दिखावत हन। दान की परंपरा छत्तीसगढ़ में आदिकाल से रही है। हम दान देते हैं। जब छत्तीसगढ़ में खूब सुंदर खेती होती है, हमारे घरों में धान और चावल होता है, तो घर का मुखिया, घर की गृहलक्ष्मी निकल कर ऐसे बच्चों को, महिलाओं को, कन्याओं को दान देती हैं। उनकी टोकरियों में अपने हाथों से धान और चावल और पैसे, मिठाइयाँ, जो सक्षम हो अपनी सक्षमता के आधार पर दान करते हैं। तो जोरदार तालियां इस परंपरा के लिए भी और इन कलाकारों के नृत्य के लिए भी। बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब व्यवस्था में जुटे साथियों से आग्रह कि मंचीय कार्यक्रम की व्यवस्था सुनिश्चित करें। न्यूज़ के खास कार्यक्रम उन्नति के 4 साल से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं और कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री से भी चर्चा की जाएगी, जहां 4 साल में क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं इस बारे में बातचीत होगी। और इसके पहले आज का महत्वपूर्ण सत्र हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें स्वयं प्रदेश के मुखिया मंच पर आसीन होंगे और उनके साथ बातचीत के लिए श्री शरद द्विवेदी जी और श्री आदित्य नामदेव होंगे। खेव के हो नोनी धामन पूरीन धाम नाहिन चीनी सुमरे न सुमरो याने और हम कार्यक्रम की शुरुआत कर सकें, आज के इस महत्वपूर्ण सत्र की शुरुआत कर सकें। आदित्य नामदेव जी से भी आग्रह कि वे मंच पर आएं और छत्तीसगढ़ महतारी के पूजा बर दिया बाती जलाए बर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय ले। दीप प्रज्वलन हेतु आग्रह आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से। और अब महत्वपूर्ण सत्र की शुरुआत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ आदरणीय शरद द्विवेदी जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए इस सत्र पर पधारे हमारे आज के अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का। और आदित्य नामदेव जी भी हैं और शरद द्विवेदी सर भी हैं, तो मंच सौंपते हैं शरद द्विवेदी सर को। बुके के लिए हम आमंत्रित करते हैं दामिनी को कि वे आएं और स्वागत के लिए आग्रह शरद द्विवेदी जी से।
बहुत धन्यवाद और अब मंच शरद सर की सुपुर्द। बहुत शुक्रिया। काफी देर आप लोगों ने मुझे झेला, इसके लिए भी बहुत शुक्रिया। वैसे मैंने बोर नहीं किया होगा, आप लोगों को परेशान नहीं किया होगा। बोलिए बोलिए, तो कुछ तो भूपेश जी के सामने तो इंप्रेशन मेरा बनाइए जरा जी। आपकी तालियां ही बता देंगी, तालियां तो बजा दीजिए। तो बहुत ही पावन दिवस पर आज हमें भूपेश जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है। छेरी के छेरा, छेरी के छेरा, छेर छेरा, माई धान के माई कोटी धान हेर हेरा। तो ये जो है ऐसे पावन त्योहार पर, और माँ शाकंभरी देवी और जो समुदाय, इतनी अद्भुत भाजियों का साम्राज्य है छत्तीसगढ़ में, और ऐसे छत्तीसगढ़ में, ऐसे छत्तीसगढ़ की जिस परंपरा से हम सब रूबरू हुए, प्रणाम करता हूं। और प्रणाम करता हूं भूपेश जी को भी, कि जिन्होंने छत्तीसगढ़िया के इस मूल तत्व को न सिर्फ स्वयं आत्मसात किया है, बल्कि उसको प्रकट करने का बीड़ा भी पूरे देश और पूरी दुनिया के सामने उठाया। तालियों से इनके इस भाव का भी स्वागत करिए। भूपेश जी, ये जो लोक तत्व है, और राजनीतिक सवालों पर तो मैं आऊंगा, लेकिन पहले ये जो लोक तत्व है, आप सुबह भी मैं आपका भाषण सुन रहा था कि दान देना उदारता का प्रतीक है, बिल्कुल ठीक है। और दान को ग्रहण करने के लिए जब हम हाथ फैलाते हैं तो ये हमारे अहंकार को नष्ट करता, हमारे ईगो को खत्म करता है। ये लोक तत्व हमारी परंपरा का बड़ा मजबूत हिस्सा है। और पश्चिम की जो आंधी चली आ रही, जिस आंधी में बहुत कुछ बहता है, जिसको हम रोक भी नहीं सकते, लेकिन मुझे लगता है ये छेरी छेरा, ये बड़ा मजबूत जवाब है। मस्ती भी है, डांस भी है, वो सारे स्टेप हैं, आप सहमत होंगे, जो तमाम आपके पॉप सॉन्ग्स में होंगे, उससे बेहतर हैं ये स्टेप्स। तो कैसे आप देखते हैं, आपके भीतर ये जीवंतता आरंभ से रही, किस तरह से आप अपनी युवावस्था में इन लोक पर्वों को बचपन में याद करते हैं आप? इन सवालों के जवाब देने से पहले जो शरद जी ने आपसे सवाल किया था कि आप मुझे झेल रहे थे, शरद जी के जो आवाज है वो मिश्री की डली जैसी है, कान में मिठास घोलती है। और शरद जी के पास इतने विषय हैं कि उनके साथ सामने दर्शक हों तब, चाहे उनके साथ कोई राजनेता बैठे हों या कोई दूसरे क्षेत्र के जिन्होंने विशेषज्ञता हासिल की है, वो लोग भी बोर नहीं होते, मजा वो लोग लेते हैं, रस लेते हैं। तो शरद जी भले आप लोगों को मजा से कह दिए कि आप झेल रहे थे, लेकिन मैं समझता हूं कि आप शरद जी के साथ एक अच्छी यात्रा, एक अच्छी शाम आपने गुजारी है। तो शरद जी के सम्मान में मैं अपील ही कर रहा था, उससे पहले ताली बज गई। जहां तक लोक तत्व की बात है कि अलग अलग आप हिंदुस्तान में आप देखेंगे कि बहुत सारी संस्कृतियां हैं और हर संस्कृति का अपना महत्व है, और इन्हीं संस्कृतियों से मिलकर ही हिंदुस्तान बना है। तो संस्कृति को आप अलग नहीं कर सकते देश से। जो भारतीय संस्कृति है वो सब इन्हीं संस्कृति से, द्रविड़ संस्कृति, आप छत्तीसगढ़ी संस्कृति, आप चाहे अवध की संस्कृति, भोजपुरी की संस्कृति, ब्रज की संस्कृति, बुंदेलखंड की संस्कृति, बघेलखंड की संस्कृति, ये सारी संस्कृतियां हैं जो जुड़ के एक संस्कृति बनती है, वो भारतीय संस्कृति है। तो इन्हीं से जो क्षेत्रीय राष्ट्रवाद है वो यहां से पनपता है। तो उसे आप दबाएंगे या उसे पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे तो देश कमजोर होगा। क्योंकि इसी लोक तत्व में, लोक जीवन में, और उसमें सारी चीजें हैं, उसमें संगीत भी है, नृत्य भी है, संगीत है, उसमें लोक पर्व है, उसकी जीवन शैली है। अभी जब छेरछेरा पुण्य हम लोग मना रहे हैं, ये हर प्रदेश में ये होता है कि फसल आने के बाद त्योहार मनाते हैं, बैसाखी मनाते हैं। जब गेहूं आता है तो हमारे पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सारे लोग बैसाखी के पर्व मनाते हैं, क्योंकि गेहूं की कटाई हो रही होती है।
हमारे यहाँ भी धान कटाई के समय उसके पहले पर्व मनाते हैं, फसल अच्छे होता है तो उसके अलग अलग महीनों में अलग अलग पर्व है। लेकिन ये जो छेरछेरा पुन्नी जो है उसका अपना महत्व है कि ये जो अन्नदाता है, किसान है, वो सबके लिए अन्न उपजाता है, केवल अपने लिए उपजाता नहीं है, अपने परिवार का पालन तो करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो पशु पक्षी सभी जीव जंतु, उससे जो बच जाता है किसान वो खलिहान में लाता है। उसके बाद भी आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में उजाला लगाने की परंपरा है, गर्मी के दिन में घर के सामने लगा देंगे ताकि चिड़िया आए उसको दाना मिले, पानी की कटोरी रख देंगे, उसे पिए और उसे दाना चुके। तो किसान है वो सब वर्गों की चिंता करता है, और जब खलिहान में जब फसल आ जाए उसकी मिजाई करके घर में लाते हैं, तो ये जो त्योहार है उसमें सब लोग निकलते हैं, बच्चे बूढ़े नौजवान महिला सब ग्रुप में निकलते हैं, क्योंकि फसल अनाज हमारे घर में आया है और अनाज को बांटने भी आनंद है। जो चीज मेहनत करके हासिल की जाती है और वो उस समय जो किसानों के अंदर में जो खुशियां हैं वो खुशियां बांटने का एक तरीका है कि सबके घर में अन्न रहे। तो इस समय जो पौनी पसारी है, जो युवा है, महिला है, वो सबके घरों में जाते हैं, एक दूसरे की छेरछेरा पुन्नी की बधाई भी देते हैं, गीत भी होता है, संगीत भी है, नृत्य भी है और उत्सव है। और उसके साथ साथ जो आध्यात्मिकता छुपी हुई है इसमें, जो आध्यात्मिक जो तत्व है वो क्या है कि आप कितना भी बलशाली हो जाएं, कितने भी शक्तिशाली हो जाएं, कितने ज्यादा आपके पास धन हो जाए, कितना ज्यादा ज्ञान हो जाए, उसके बाद यदि अहंकार यदि आपके अंदर है तो सारे गुण है वो अवगुण में बदल जाता है। जितना जाता उदाहरण रावण है, कंस है, ये सारे उदाहरण हैं, दुर्योधन है, वो सारे इतिहास में सब चीज हमारी जो पौराणिक कथाओं में है वो सब चीजें हैं। और ये जो तत्व है कि आप कितना भी बड़े हो जाएं, लेकिन आपको जब मांगेंगे, आप किसी से हाथ फैलाएंगे तो आपका सर झुकेगा, तो आपका अहंकार जो है वो समाप्त होगा। और किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के दुहारना है तो अहंकार को आपको समाप्त करना होगा। और जितना आदमी बड़ा होता है उतना विनम्र होना चाहिए, ये संत महात्मा कहते हैं। और उसको हम ये लोक पर्व है उसमें इसको हमने इस रूप में ढाला है कि ये लोक पर्व है और इसमें हम दान देते भी हैं और दान लेते भी हैं। तो दान देना उदारता का, वैसे भी किसान उदार होता है, सबके लिए अन्न उपजाता है, उसे कीमत मिले ना मिले, उसके रेट सही मिले ना मिले, लेकिन वो कृषि कार्य छोड़ता नहीं, अन्न उपजाता है और सबके घरों में भोजन की व्यवस्था करता है। तो ये देखता है कि वो छूट तो नहीं गया समाज का कोई हिस्सा, तो उसके लिए भी ये छेरछेरा पुण्य के माध्यम से धान का दान देंगे, रुपया पैसा देंगे, वो सब दान देके उसके सब घर में व्यवस्था करता है कि हाँ गांव के कोई व्यक्ति मत छूटे, उसके घर अनाज ना हो, ऐसी कोई व्यक्ति ना मिले। तो ये उदारता भी है। और दूसरा उसके आध्यात्मिक पहलू दूसरा है, हम दान लेते, चाहे कितना बड़े घर के लोग हों, वो जाते हैं दान लेते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी सुंदर बात आपने कही और मेरा मन एक दार्शनिक सवाल में उलझ गया था, आप समाधान करिए, वो बड़ी उदारता से करिए। मैं ये सोच रहा था, थोड़ा आदर्शवादी भी हो गया था कि छेरी छेरा के इस पावन पर्व पर अगर वो विधेयक भी मांग लिया जाता और उतनी उदारता से दे दिया जाता, लेकिन राजनीति की गलियां क्या इतनी टेढ़ी हैं, इतनी पेचीदा हैं। आज सबसे अच्छा समय था कि दीजिए वो विधेयक, हमें दीजिए, उधर से भी उदारता, इधर से कोई पंगा नहीं, इधर से कोई तनाव नहीं, इधर से कोई अहंकार नहीं। देखो, जाने को चल दे, लेकिन जब मन बना ले तो फिर क्या कीजिएगा। पहले तो बात ये हुई थी कि आप चाहे अध्यादेश लाएं, चाहे विधेयक, चाहे विधानसभा सत्र बुला लें, मुझे समय नहीं लगेगा हस्ताक्षर करने में, ये बात भी कही गई थी। इसके पहले आप देखेंगे जब अध्यादेश हम 82% के लाए थे, उसमें दस्तखत हो गया था, 76% में हस्ताक्षर नहीं हो रहा। जबकि आप देखेंगे जब ईडब्ल्यूएस के जो आरक्षण
बढ़ाया गया 10%, तो राष्ट्रपति ने उसको रोका नहीं, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया। आप देखेंगे कर्नाटक में 50% से ऊपर 56% किया, राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिया। जब एक देश है, एक संविधान है, तो राज्यपाल की भूमिका अलग अलग क्यों होना चाहिए? और इसी प्रदेश में हस्ताक्षर कर चुकी है वो, तो अब क्यों रोक रही है? उनको डर है शेड्यूल 9 की, क्योंकि हमारे जब ये आरक्षण खारिज हुआ 58% वाला पिछले 2012 का, तो हमारे पास विभिन्न वर्ग के लोग आए थे, आदिवासी समाज के लोग आए थे, और आदिवासी समाज ने ही कहा कि भैया इसको अध्यादेश से मत लाइए, इसको विधेयक लाइए, विधेयक को विधानसभा में लाइए, विशेष सत्र बुलाइए, और उसमें शेड्यूल 9 में भी जोड़िए, शेड्यूल 9 में भी जोड़ा जाए। ये आदिवासी समाज की डिमांड थी, और उसके आधार पर विशेष सत्र बुलाया गया, सर्वसम्मति से पारित किया गया, शेड्यूल 9 में भेजने का प्रस्ताव भी किया गया, और तब इनके हाथ पांव फूले और उन्होंने रोक रखा है। अब देखिए, जो विधानसभा के, अब हमने जब जैसे ही राज्य सरकार या कोई इंडिविजुअल कोई विधेयक प्रस्तुत करता है, तो और वो पारित हो जाए, तो संपत्ति किसकी कहलाती है? राज्य सरकार की प्रॉपर्टी नहीं है, वो प्रॉपर्टी विधानसभा की है। अब विधानसभा प्रॉपर्टी जब हो गया और उसको राजभवन भेजा गया, तो सवाल सरकार से क्यों? उसमें दो ही है आर्टिकल 200 में, या तो आप हस्ताक्षर करें या उसे वापस करें, या उसे निश्चित काल तक के आप रखे रहें, क्योंकि संविधान में व्यवस्था है राज्यपाल रख सकते हैं। चौथा कोई रास्ता नहीं, लेकिन चौथा रास्ता निकाल लिए हैं कि मेरे से सवाल कर रहे हैं। मैं जानता था ये सवाल करेंगे, सारे अधिकारी बोले कि आप जवाब मत दीजिए, आर्टिकल 200 में तो व्यवस्था नहीं है। ये जो सवाल पूछ रहे हैं 167B के हिसाब से पूछ रहे हैं, और 167B ये कहती है कि राज्यपाल को संवैधानिक हमारे प्रमुख हैं, और मंत्रिमंडल है उसे सलाहकार के रूप में काम करेंगे, और जो सवाल यदि कोई पूछे उसका जवाब देना है। मान लो कोई घटना घट गई, उसके बारे में सवाल पूछे, लेकिन जो संपत्ति विधानसभा की, उसकी जवाब मैं कैसे दूंगा? सवाल इस बात का है, तो वो आर्टिकल 200 के तहत गवर्न होगा, और उसका ये मिसयूज कर रहे हैं 167B का। ये गलत है। उसको अधिकार ही नहीं इस मुद्दे में राज्य सरकार से सवाल पूछने का। उसे तो सीधा छत्तीसगढ़ के हितों में मैंने बार बार आग्रह किया कि ये हठधर्मिता छोड़े, छत्तीसगढ़ के नौजवानों के अभी कॉलेज में एडमिशन होना है। अभी मुझे एक और चैनल में गया था, तो वहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज के छात्र मिल गए थे, बोले हमारा एडमिशन नहीं हो रहा है। तो बीएड के उस दिन भेंट मुलाकात कार्यक्रम में वो बीएड के छात्रा थी, वो मिल गई कि हमको हमारा एडमिशन नहीं हो रहा है। तो प्रदेश के युवाओं के और उसके भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये हठधर्मिता छोड़ना चाहिए, राजनीति छोड़नी चाहिए, और उसे दस्तखत करके देना ताकि भर्ती शुरू तो हो सके। और मान लो न्यायालय में कोई बात आती तो न्यायालय में सरकार जवाब देगी ना, वो दस्तखत करेगी, फिर वो राज्य सरकार के पास आएगी। ठीक है, चलिए, तो अभी आप अपने विकल्पों पर विचार निरंतर करते रहेंगे, और अनिश्चित काल अगर कुछ लंबा ही खिंच गया तो क्या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट जाने के विकल्प ये भी खुले हैं? ये भी प्रदेश के हित में करना ही पड़ेगा। विधि विशेषज्ञों से सलाह करके आगे अब क्या रास्ता हो सकता है, क्योंकि संविधान ने तो अधिकार दे रखा है कि राज्यपाल अनिश्चित काल तक के किसी बिल को रख सकते हैं, राष्ट्रपति रख सकते हैं, लेकिन जिससे पूरे 3.25 करोड़ लोग प्रभावित हों, ऐसे बिल को रखना कितने दिन तक रख सके? इसके लिए जरूर जहां विधि सलाहकार जो लोग सलाह देंगे, तो चाहे कोर्ट जाने की बात हो, चाहे राष्ट्रपति के पास जाने की बात हो, केंद्र सरकार के पास जाने की बात हो, वो निश्चित रूप से करेंगे। सर, अनुच्छेद 168 ये कहता है कि राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार कोई राय ले सकती हैं, लेकिन सीएम और मंत्रिमंडल का परामर्श मानने के लिए वो बाध्य हैं।
दूसरा सवाल यह है सर कि राज्यपाल को पाक्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को हर 15 दिन में भेजनी पड़ती है, तो क्या ये माना जाए कि सब कुछ राष्ट्रपति के संज्ञान में है? और दूसरी महत्वपूर्ण चीज, जिलों का दौरा भी कल से 2 दिन बाद से शुरू होने वाला है। ये नई परंपरा की शुरुआत, अब तक तो हम ये समझते थे कि मुख्यमंत्री जिलों का दौरा करेंगे, जनता के बीच जाएंगे, अब राज्यपाल भी जिलों का दौरा करेंगे, तो ये हो क्या रहा है सर छत्तीसगढ़? गांव का दौरा करें, हमें क्या तकलीफ है? वो संवैधानिक प्रमुख है, गांव का दौरा करें, हर गांव जाए, हमें क्या तकलीफ हो सकती है? लेकिन बात क्या कहेंगी कि आरक्षण बिल केवल छत्तीसगढ़ की जनता के लिए नहीं है, ये बोलेंगी किसी वर्ग विशेष के लिए, ये बोलेंगी, ये तो नहीं बोल सकती कि। और हमने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसको जो संविधान के दायरे में नहीं है। आंकड़ा बढ़े 76% है, लेकिन भारत सरकार ने ईडब्ल्यूएस के लिए कहा, हमने उसकी व्यवस्था की। भारत सरकार खुद पिछड़े वर्ग को आरक्षण दे रही है, वो हमने किया, उस सीमा भी नहीं लांगा। अनुसूचित जाति जनजाति को जितनी जनसंख्या है उसके आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, उस सीमा को भी हमने नहीं लांगा है। तो सारे संविधान के दायरे में है, तो हम उसे बाहर तो जा नहीं रहे। तो हम गलत कहां है ये पहले बताएं। कोर्ट ने कहा कि आपने किस आधार पर ईडब्ल्यूएस और पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया, तो हमने हेड काउंट करा लिया, हेड काउंट की कमीशन गठित की। अब उससे पूछ रहे हैं कि वो कमीशन की रिपोर्ट क्या है, ये पूछने का नहीं है, ये बिल से संबंधित है। और दूसरे विषय जरूर पूछे, लेकिन चूंकि इस आधार पर राज्य सरकार ने विधानसभा में इसको पारित कर लिया है और सर्वसम्मति से पारित हुआ है, तो इस मामले में क्वेश्चन नहीं हो सकता, दूसरे और मामले हो सकते हैं। भूपेश जी, क्या आपको ये लगता है कि अब ऐसे जब भी क्राइसिस के इशू आते हैं जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर पर भी सवाल खड़े करने की कोशिश करते हैं, जबकि सब कुछ बहुत सुपरिभाषित है, तो आखिर कौन इसके लिए जिम्मेदार है और क्यों ऐसा हो रहा है? गवर्नर एक बहुत ही सम्माननीय पद है, क्यों किसी सरकार के मुखिया को विवश किया जाए, उन पर कंपल्शन किया जाए कि वो इस विषय पर, हालांकि आपने कोई ऐसा शब्द नहीं कहा है जितना मेरी जानकारी में है कि जो उस महत्वपूर्ण पद की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, लेकिन ये क्या, ये सियासत कहां तक जाएगी? और कहीं तो इसका कोई अंत होना चाहिए। आपकी पार्टी से भी दिल्ली में बैठे नेता खड़गे जी जाकर मिले एक बार कि साहब ये बड़ा अलग विषय है, इसमें संवैधानिक ढांचा, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर, ये सब आहत हो रहा है, इससे इस पर निर्णय लीजिए या और विकल्पों के लिए रास्ता खोलिए। अब ऐसा है कि जब से हम लोग सरकार में आए हैं, परेशानी कभी कम हुई है क्या भाई? अनुसूचित क्षेत्रों में जहां जब फॉरेस्ट एक्ट के तहत पट्टा बांटना था, तो पिछले सरकार ने कह दिया था कि सब जगह ग्राम सभा करवाने की बात हुई थी कि ये सबको पट्टा मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये ऐसे कुछ हो गया था कि जितने पट्टा मिल गया उसको ठीक है, बचत लोगों को अतिक्रमणकारी माना जाए, उसको हट बेदखल किया जाए। हम इंटरवीन किए कि भाई हमारी छत्तीसगढ़ हमने बांटा नहीं है, अभी जमीन बटा नहीं है, देना हमको। वहां से इंटरवीन करके आके हजारों परिवार को न केवल वन अधिकार पट्टा दिया, बल्कि सामुदायिक पट्टा भी दिया, लाखों एकड़ का, हेक्टेयर का, और वन संसाधन अधिकार भी दिया। ये पहले अड़चन जब सरकार बनी थी। फिर दूसरा अड़चन आया कि राजीव गांधी, मतलब 2500 रुपये हम देंगे। राहुल जी आए थे, बोले कि 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदा जाएगा छत्तीसगढ़ में। ऋण माफी, तो तब भी ऋण माफी हमने कर दिया, एक साल 2500 रुपये में खरीदा, दूसरे साल बोले कि 1 रुपये भी समर्थन मूल्य से अधिक दोगे तो बोनस कहलाएगा, और बोनस जो राज्य देगा उसके अनाज हम नहीं लेंगे, हम चावल नहीं लेंगे। और हमको दबाया भी गया। इस साल देखो 62 लाख मीट्रिक टन का हमको आदेश मिला, पिछले साल मिला। उसके पहले क्या कि 26 लाख, मतलब अभी 6-2 है, वो 2-6 हो गया। हमारे धान बच गए, हमको नीलामी करनी पड़ी, 1300-1400 रुपये में बेचना पड़ा। घाटा सह के भी हम किसानों को, अन्नदाताओं को पैसा दिए। उसके बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाए। आज ये स्थिति 2500 को वादा था, अब 2640 रुपये मिल रहा है। तो ये दूसरा हर्डल है, बड़ी समस्या कि यदि जनता को, किसान को बोलते कि भाई केंद्र सरकार रोक रहा है, हम नहीं दे सकते आपको, आप समर्थन मूल्य में आपका धान खरीदेंगे, तो जनता के बीच
किसानों के बीच में हम वादा खिलाफी हम पे आरोप लगता। अभी अभी तीसरा एक उदाहरण दे देता हूं, बड़े बड़े उदाहरण दे रहा हूं, छोटे मोटे नहीं दे रहा हूं। ओपीएस की बात आई, अभी मध्य प्रदेश में ओपीएस की बात चल रही है। 17,000 करोड़ रुपया है केंद्र सरकार के पास छत्तीसगढ़ का। वो किसका है? राज्य सरकार का अंशदान है और कर्मचारियों का पैसा है। ये 17,000 करोड़ 2004 से लेके आज तक। लोग बोलने लगे कि यदि केंद्र सरकार सहयोग न करे तो ओपीएस कैसे लागू हो सकता है। अभी पिछले बजट में कहा आप पैसा रखे रहो, हम तो ओपीएस लागू कर दिए। हमने ओपीएस लागू कर दिया। पहले घोषणा किया था, विधानसभा में किया था, पत्राचार के हमको पैसा दे दो, नहीं दिए। हम दे ही नहीं सकते। कई बार पत्राचार किए, कई बार नीति आयोग की बैठक हुई, प्रधानमंत्री थे उपस्थिति में बात हम लोग उठाए, वित्त मंत्री से हमने कई बार रिक्वेस्ट किया, नहीं माने तो हमने रास्ता निकाल लिया, कोई बात नहीं आप रखे रहो पैसा, किसी न किसी वो कर्मचारी का पैसा है, आज नहीं तो कल देना पड़ेगा आपको, उसको रोक नहीं सकते। लेकिन हमने छत्तीसगढ़ में ओपीएस लागू कर दिया है। अब जो छत्तीसगढ़ में जो भी कर्मचारी अधिकारी रिटायर होगा, जो 2004 के बाद जो जिसके नौकरी लगी है, वो सबको ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। तो ये 3 बड़े हर्डल मैंने बताए। मतलब आपकी बात से मुझे लग रहा है कि आप ये मान चुके हैं कि दुश्वारियों से ही दोस्ती करनी पड़ेगी, मुश्किलों से ही दोस्ती करनी पड़ेगी। भाई हम लोग 10वीं में कुछ पढ़ते थे, नई विघ्न बाधाओं को स्वयं बुलाने जाते हैं, और आ जाए तो उनसे नहीं घबराते हैं। हम विघ्न बाधाओं को बुलाने नहीं जाते भाई, लेकिन आ जाए तो फिर क्या डरना। एक दार्शनिक सवाल मैं कर लेता हूं, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी संख्या में युवा हैं और हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए ये कहा जाता है कि हम लोग दूसरे राज्यों के युवाओं की तुलना में थोड़े शर्मीले हैं, पीछे रहते हैं। लेकिन आप ऐसे नहीं हैं, आप इसी छत्तीसगढ़ की माटी के हैं, और जैसा आपने खुद कहा कि बाधाएं बुलाते नहीं हैं, लेकिन आ जाएं तो जम के उनसे भिड़ते भी हैं और अपने स्तर पर समाधान भी ढूंढते हैं। इन युवाओं से जरा आप क्या कहेंगे कि अंग्रेजी अच्छी नहीं है, मेरी नाक थोड़ी छोटी है, हाइट 6 फीट नहीं है, मैं दिखता कैसा हूं, मेरी जाति क्या है, मेरे पिता बड़े पद पर नहीं है, ऐसे प्रश्न हर नौजवान को कभी ना कभी उम्र के किसी पड़ाव पर व्यथित करते हैं, परेशान करते हैं। ऐसे में वो अपना मनोबल कैसे उच्च रखें जैसे आप रखते हैं? जब इनकी उम्र में था तो मैं भी पीछे बैठता था, मंच में आने पे टांगे कांपती थी, हाँ बिल्कुल, कपकपी छूट जाता था। तो लेकिन अब धीरे धीरे अब ऐसा है कि तालाब में ढकेल ही दिए तो तैरना, हाथ पैर तो मारना ही पड़ेगा। तो मतलब वही जो पंक्ति सुनाई है भूपेश जी, एक बार जो जोशीले अंदाज में बता दीजिए इन लोगों को एक बार, और बाधाएं जो आपने पंक्ति पढ़ी। देखिए, नौजवानों से मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि ये रूप रंग और किस घर में पैदा होना, ये आपके बस की बात नहीं है, यह आपके हाथ में भी नहीं है कि किसके घर में आप जन्म लिए, आपका रंग कैसा है, आपका रूप कैसा है, आपके बाल कैसे हैं, ये सब चीज तो आपके हाथ में है ही नहीं। जो है उसको संभालना है। आप सबके अंदर में कुछ न कुछ विशेषता है। ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कोई विशेषता ना हो। हर व्यक्ति के अंदर में कुछ न कुछ विशेषता है, और उस विशेषता को पहचानने की जरूरत है, और पहचान के उसे देश पूरे समाज के सामने लाना है उसको, और उससे समाज को आगे बढ़ने में योगदान करना है। युवाओं के मेरा क्या होगा ये सोचना छोड़ दीजिए, मैं समाज के लिए क्या कर सकता हूं ये सोचना शुरू कर दीजिए। जब सबका भला होगा तो आपका भला हो ही जाएगा। बहुत अच्छी बात, ये इसको गांठ बांध कर रखिए आप। आदित्य सर, बस्तर बहुत शांत इलाका है, कुछ दिनों से धर्मांतरण की आग में जल रहा है। ये बस्तर के युवा नहीं हो सकते सर, बस्तर का युवा ऐसा सोचता ही नहीं कभी, उसकी दिनचर्या में चीज आती नहीं कि किसी एसपी का वो सिर फोड़ दे। कौन है इसके पीछे सर, क्यों बस्तर को जलाया जा रहा है? देखिए, बस्तर में बहुत लंबे समय से नक्सलियों का आतंक था, लाल आतंक बहुत लंबे समय से था। हर इंसान, पूरे न केवल बस्तर के बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लोग एक डर के माहौल में जीते थे कि कल क्या होगा। यहाँ रायपुर में बैठ के भी अखबार देखते थे, कोई घटना नहीं घटी, कोई जवान तो घायल नहीं हुआ, किसी कोई नागरिक तो नहीं बम ब्लास्ट में मारा नहीं गया। ये सारी बातें
सबके दिमाग में कौनती रहती थी। आज वो स्थिति नहीं है। धीरे 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 इन समस्याओं का हल हमने ढूंढा और लोग पूछते थे इस समस्या का निदान क्या है आपके पास, तो मैं लोग बातचीत करूंगा, तो लोग समझते थे नक्सली से बात करेंगे। मैं बोला नक्सली से बात नहीं करूंगा भाई, मैं इस मामले में बहुत तर्क वितर्क हुआ, नामदेव भी खुद सवाल पूछे मुझसे, बहुत सारे पत्रकार साथी हैं वो भी पूछते रहे। मैं बोला मैं बात करूंगा अपने लोगों से। अपने लोग कौन? जो आदिवासी हैं, जो परंपरागत रूप से वहां निवास करते हैं, जो पत्रकार हैं, जो वहां जवान तैनात हैं, जो व्यापारी हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, उनसे मैं बात करूंगा। उनसे बात करके इस समस्या के कैसे निपटा जाए। तो सबसे पहली बात है कि उसके विश्वास जीता जाए। विश्वास जीतने का काम किया। विश्वास, लोग कैसे विश्वास जीतना, तो उसके लिए अलग अलग स्टेप उठाए। लोगों को विश्वास जमा कि नहीं ये सरकार तो हमारे लिए सोच रही है। जैसे हमने लोहांडीगुड़ा की जमीन वापस किया, कोई नहीं सोचा था देश में कहीं घटना है। सिंगूर की घटना बहुत हुई पश्चिम बंगाल में, लेकिन आज तक जमीन वापस हो पाया क्या? छत्तीसगढ़ में बिना किसी आंदोलन के सरकार बनते ही 1 महीने के भीतर में उन 1700 आदिवासियों की 4200 एकड़ जमीन हमने वापस किया। तो आदिवासियों को लगा कि नहीं ये सरकार हमारे बारे में सोच रही है। आज तक तो ये होता रहा कि आदिवासी जमीन छीनने की बात होती थी, लेकिन ये पहली सरकार है जब आदिवासी जमीन वापस किया। नंबर 1। नंबर 2, जो लघु उपज है उसके समर्थन में घोषित किया। 4000 प्रति मानक बोरा की दर से तेंदुपत्ता खरीदा। 7 प्रकार के लघु उपज खरीदे जाते थे, 65 प्रकार के लघु उपज खरीदे जा रहे हैं। उसका वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, सही कीमत मिल रहा है। तो लोगों को लगा कि यार ये तो हमको पैसा दे, हमारे मतलब मेहनत का सम्मान मिल रहा है हमको। फिर उसके बाद फिर उनके स्वास्थ्य के लिए हाट बाजार क्लिनिक योजना, मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान चलाना। फिर नौजवानों के साथ बैठ के गांव के लोगों को बोले कि ये जो नौजवान हैं यो आपके सहयोग के लिए हैं, आपको हटाने के लिए नहीं, मारने के लिए नहीं, प्रताड़ित करने के लिए नहीं आए। उनसे दोस्ती भी कराई और दोस्ती करने का तरीका भी बताया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब बस्तर में सड़कें बनती थी तो लोग समझते थे कि ये पुलिस वाले आएंगे, पैरामिलिट्री फोर्स आएंगे, बंदूक वाले आएंगे, उनके गाड़ी के लिए है। ये सड़क हमारे लिए है। क्यों? उनके पास कोई 4 पहिया वाहन तो थे नहीं, उनके पास कोई मोटरसाइकिल तो थी नहीं, पैदल 50 किलोमीटर रोज पैदल चलना है। तो उनको सड़क की जरूरत क्या है? जिसको पैदल ही चलना है उसको सड़क की जरूरत नहीं। तो जो सड़क बन रही है वो उनके लिए है, जो हमको पकड़ते हैं, हमको प्रताड़ित करते हैं, हमको मारते हैं, नक्सली समझते हैं। लेकिन अब जब उनके ऋण माफी का पैसा मिला, 2500 रुपये क्विंटल धान का मिला, तेंदुपत्ता 4000 प्रति मानक बोरा का पैसा मिला, तो बस्तर के लोग के पास पैसा आया तो इतने ट्रैक्टर खरीदे गए, इतनी गाड़ियां खरीदे गई, इतने मोटरसाइकिल। अब सड़क वो मांगते हैं, उनकी जरूरत हो गई। परिवर्तन क्या है इन 4 सालों में? अब मोबाइल टावर नहीं उड़ाए जाते, अब खुद उसके पास अपने पसंद, सरकार के पैसा से मोबाइल नहीं, जो उनके पास पैसा है अपने पसंद के ब्रांड कंपनी के मोबाइल वो खुद खरीद रहे हैं। ये बड़ा अंतर आया। तो आज सड़कें बन रही है, टावर लग रहे हैं, बिजली पहुंच रहे हैं, अब उसकी जरूरत है। और कृषि क्षेत्र, कृषि का रकबा भी बढ़ा। अब बस्तर में जब भी मैं गया भेंट मुलाकात कार्यक्रम में 2 चीज की मांग, एक तो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोलो और दूसरा हमारे यहाँ बैंक खोलो। ये 2 चीजें मांग कर रहे थे और बड़ी तादाद में हम लोग इसके किए, धान खरीदी केंद्र बढ़ाए, सोसाइटियां बढ़ाए और लोगों के पास पैसा पहुंचा। अब वो बस्तर अलग रहा। तो ये जो समस्या इस प्रकार से निपटा है नामदेव जी। लेकिन अभी जो नया चीज शुरू हुआ है धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर, 2 भाई का झगड़ा है, उसको इतना बढ़ाना, तो भोले भाले लोग हैं, उसको भड़काया जा रहा है। लेकिन इस समस्या का भी निदान है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। दूसरी बात, हम बस्तर के भाइयों से कहना चाहेंगे कि आपको यदि कोई शिकायत है, कोई जबरिया या लालच देके कोई धर्मांतरण कर रहा है, सरकार को बताइए ना। पुलिस बैठी, प्रशासन बैठी है, उसके खिलाफ यदि जबरिया धर्मांतरण करा रहे हैं, लालच देके करा रहे हैं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसे बख्शा नहीं जाएगा, कानून से ऊपर कोई नहीं है। लेकिन उसे समझाई देने की जरूरत है कि आप कानून हाथ में मत लीजिए, सरकार आपके साथ है। यदि आपके साथ आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कोई भी कृत्य हो रहा है, उसके खिलाफ शिकायत करिए। कार्रवाई करने का काम, उसका जिम्मा राज्य सरकार के पुलिस का है, वो हम करेंगे।
एक विधानसभा में एक सवाल का जवाब भी आपने दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सबसे ज्यादा चर्च का निर्माण हुआ। बिल्कुल सही बात है। मैं आपको आंकड़े दे दूंगा किस सन में कितने चर्च बने। भाई आज जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो रही है, जिसको कफन दफन के लिए लोग विरोध कर रहे हैं, तो ये 4 साल पहले तो 4 साल में धर्मांतरण तो किए नहीं होंगे। पहले ईसाई धर्म स्वीकार किए होंगे, उनकी मृत्यु हो रही है तो वो पता चल जाएगा किस सन में हुआ। आप पत्रकार हैं, आप थोड़ा सा पता करिए कि जिसके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, तो जाके आप आईडी तुरंत जैसे हमारे मुंह में जबरदस्ती ठूंसते हैं, वैसे उससे पूछ लो भाई ये ईसाई धर्म कब स्वीकार किया। पूछ लेंगे तो सब पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। धर्मांतरण उनके समय में हुआ था कि हमारे समय में हुआ, जिस पे आरोप हम पे लगाया जा रहा। आप ये बिल्कुल आश्वस्त करते हैं छत्तीसगढ़ की जनता को कि जिस क्षेत्रीय राष्ट्रवाद को लेकर आप आगे बढ़े हैं, जिस दृष्टि में, उस क्षेत्रीय राष्ट्रवाद में छत्तीसगढ़ की संस्कृति के साथ ना कोई खिलवाड़ बर्दाश्त होगा और जिसका जो मूल चरित्र है वो उसी चरित्र के साथ आगे बढ़ेगा। ये पूरी तरह आप मुखिया होने के नाते आश्वस्त करते हैं। जी बिल्कुल। और हमारी जो देखिए छत्तीसगढ़ के यदि कहें तो 3 हिस्से में बांट सकते हैं। एक तो सरगुजा है जी, दूसरा मैदानी हिस्सा, तीसरा बस्तर है। और इन जगहों के अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग तरह के लोग हैं और उनके अपने रहन सहन है, उसके खान पान है, उसकी संस्कृतियां हैं। तो सभी संस्कृतियों को हम, आदिवासी उधर भी है बस्तर में और सरगुजा में, लेकिन वहां आप जाएंगे तो सरगुजा में जाएंगे तो सरहुल मिलेगा, सरना मिलेगा, अलग उनके कर्मा है। लेकिन यहाँ बस्तर में चल देंगे तो उसके नृत्य शैली अलग है, गीत अलग है, उसके तीज त्योहार अलग ढंग से, वो माटी त्योहार मनाएंगे, वो दियार त्योहार मनाएंगे, वो अब आम खाई मनाएंगे। वो अलग अलग प्रकार के आदिवासी हैं लेकिन अपनी अलग पहचान है उनकी। तो सारी जो संस्कृति है उसको ऊपर लाने की बात है, उसे सहेजने की जरूरत है, उसकी बोलियों को, उसकी भाषा को, उसकी परंपरा को सहेज के आगे बढ़ाने की बात है। मैदानी हिस्से में आप चल दीजिए, यहाँ गुरु घासीदास जी को मानने वाले हैं, कबीर पंथ को मानने वाले हैं, यहाँ बुद्ध को मानने वाले हैं, तो यहाँ राम वनगमन पर्यटन परिपथ भी है। तो आरंग में भगवान कृष्ण और अर्जुन यहाँ आए थे। आरंग इसलिए कि यहाँ के जो राजा है अपने बेटे को आरी से चीर के उसके जो पक्षी उसको भोजन की व्यवस्था कराए थे। तो वो परंपरा छत्तीसगढ़ की रही है। तो इस सब चीज को सहेजने की जरूरत है, इसको आगे ऊपर लाने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात आपने कही है, ये बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर रमन सिंह जी से हमने पूछा कि आप दोनों जब मिलते हैं, यानी भूपेश जी और डॉक्टर रमन सिंह जी मिलते हैं, तो पहले मुस्कुराता कौन है? तो उन्होंने ये कहा कि इस सवाल का साफ उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हमारे बीच में कोई दुश्मनी नहीं है, जो भी विरोध है वो राजनीतिक विचारधारा से उत्पन्न विरोध है। लेकिन आप सीधे सवाल को टेकअप करते हैं, मैं जानता हूं। मुझे लगता है मुस्कुराते पहले आप ही होंगे। मुस्कुराता भी हूँ, नमस्कार भी मैं पहले करता हूँ। क्या बात है, इसका तो आपको तालियों से स्वागत करना चाहिए। अब आखिरी में कह सकता हूं कि रस्सी जल गई है लेकिन बल नहीं गया है। इसने सब कह भी दिया। प्रणाम भी करता हूं, सबसे पहले नमस्कार भी करता हूं, और दूसरी टिप्पणी जो हमारी अपनी परंपरा से, लोकोक्ति और मुहावरे से आती है, उसके जरिए इनको जो संदेश डॉक्टर साहब को देना था वो भी दे दिया है इन्होंने। चलिए, लेकिन यही इनकी राजनीति का एक बड़ा सबल और मजबूत पक्ष है। सर, आपने बीच में कहा था कि मोहन भागवत जी रायपुर में हैं और वो गए भी, फिर कौशल्या माता मंदिर वो गए भी। आप राम के जिस व्यक्तित्व की बात करते हैं, हनुमान जी के जिस व्यक्तित्व की बात करते हैं, आपका आरोप है कि उसका उग्र स्वरूप का प्रस्तुतिकरण बीजेपी करती है। आपका एक बड़ा हिस्सा वन पथ गमन का, जिस पर आप बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं, एक मॉडल बनाकर जिस तरह से प्रणव मुखर्जी को नागपुर बुलाया था कि आप संघ के सारे प्रमुख पदाधिकारियों को बुलाकर राम के स्वरूप पर एक बड़ी व्यापक संगोष्ठी और राम पर जो काम आप कर रहे हैं, क्या आप उत्सुक हैं इसके लिए? देखिए, वो चर्चा संघ के लोगों को भला डिबेट में बुला लीजिए, आप ही बुला लीजिए, आपकी जिम्मेदारी देता हूं सर जी।
एक काम करिए कि संघ के नेताओं को यहां बुला लीजिए। कभी नहीं आएंगे, कभी आए भी नहीं है और कभी आएंगे भी नहीं। उनके एजेंडा में नहीं है, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। तो मैं नहीं समझता कि उस डिबेट में भाग लेंगे। और आ जाए तो अच्छी बात है, राम पे चर्चा कर लेते हैं, गाय पे चर्चा कर लेते हैं। तो हमको मेरी संघ के कुछ प्रमुख लोगों से बात हुई थी, मैंने आपका उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा डिबेट में हमारी रुचि नहीं, लेकिन अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उसकी सराहना भी होगी और हम वहां जाकर देखने के लिए भी उत्सुक होंगे। देखिए, वो देखने के लिए उत्सुक है तो आ जाए ना। लेकिन यहाँ के स्थानीय, अब छत्तीसगढ़ के हमारे जो आरएसएस के जो साथी लोग हैं ना, अब वो वहाँ के उनके ऊपर थोप दिया जाता है, नागपुर वाले। यहाँ के लोगों को कभी मौका नहीं मिलता, बिल्कुल गुलाम बना कर रखे हैं नागपुर वालों, गुलाम जैसे बिहार छत्तीसगढ़ के आरएसएस के लोगों के साथ। तो ये लोग आते भी हैं, कई बार मिलते हैं कि ये आपका ये कार्यक्रम अच्छा है। एक राष्ट्रीय स्तर के नेता भी आए थे मुझसे मिलने और समय मांगे, तो मेरी बात हुई। तो उन्होंने कहा गोधन न्याय योजना, जो गौ का योजना बहुत अच्छा है आपका। मैंने उनसे कहा कि आप केवल धर्म के नाम से वोट मांगने का काम करते हैं, मैं इसको अर्थ से जोड़ता हूं। भगवान कृष्ण ने भी जो गौ पालन की बात कही, गाय चराई उन्होंने, सुदर्शन मतलब उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठाया, माखन चुराया। इसके पीछे केवल भागवत कथा भर नहीं है ये। यदि माखन चुराया है, दही यदि उन्होंने चुराया, उसके पीछे क्या है कि वहां के जो ग्वालन हैं वो मथुरा जाके बेच आते थे। यदि मक्खन दूध दही यदि दुश्मन के लोग खाएंगे तो वो ज्यादा मजबूत होंगे भाई, तो हमारे लोग तो कमजोर है। बहुत जबरदस्त विचार है ये जी, ठीक बात है ना। उस समय यदि उस समय की बात करें तो कृष्ण जैसे क्रांतिकारी दूसरा कोई नहीं थे। उन्होंने वासुदेव से कहा कि ये इंद्र की क्यों पूजा करें, हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। क्यों कि ये हमको लकड़ी देते हैं, हमको फल देते हैं, हमारी गाय को चारा देने का काम करते, तो हम गोवर्धन की पूजा करेंगे, इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। इससे बड़ा कोई समाज सुधारक हो सकता है कि इतना बड़ा दर्शन कोई दे सकता है क्या? लेकिन आज आरएसएस क्या कर रही है? आरएसएस कही गाय के नाम से वोट मांगो, लेकिन गाय के लिए आपने किया क्या है? आज भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के नाम से वोट मांगती है। मुझे यहां बैठे सारे हिंदू भाई बहन बैठे हैं मेरे, भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के लिए किया क्या है? 8 साल हो गए उनको सत्ता में आए कि हिंदुओं के लिए कोई योजना बनाई हो, हिंदू होने का कोई लाभ किसी व्यक्ति को मिला हो तो बता दीजिए। हिंदू होने का लाभ केवल भारतीय जनता पार्टी को मिला है कि 2 बार वो सरकार में आ गए। बता दो आपको क्या लाभ मिला है? मेरे गोधन न्याय योजना में यहां आपके कितने लोग हैं जो बता सकते हैं कि उसके गांव में, उसके परिचित उस शहर में बहुत सारे लोग हैं जो गोबर बेच के पैसा कमाए, जो वर्मी कंपोस्ट बना के 4 पैसा कमाए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग बता सकते हैं। तो हमारी योजना अर्थ से जुड़ के है। हम गाय की सेवा कर रहे हैं, उसकी चारा की भी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन उसको अर्थ से जोड़ के। तो गाय की सेवा भी हो रही है। केवल आप कहें कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणी सद्भाव हो, गौ माता की जय, तो गौ माता की जय कैसे होगा? ये तो बताओ। गौ माता की जय ऐसे नहीं होने वाली है। गौ माता की जय जब आप उसके लिए चारा की व्यवस्था करेंगे, उसके छाया की व्यवस्था करेंगे, उसकी सेवा करेंगे, तब गौ माता की जय होगी। और इसलिए हमने अर्थ से जोड़ा है। हमारे यहाँ आज गोबर खरीदी, हमारे यहाँ वर्मी कंपोस्ट, हमारे दूध उत्पादन सब में वृद्धि हो रही है। और गौपालक आज बोलते हैं ये सबसे बड़ी योजना। अब मुझे ये समझ में आया कि बीजेपी आपसे इतना स्नेह क्यों रखती है, क्योंकि आपने उनके मॉडल का इतना जबरदस्त अध्ययन कर रखा है और उसके मुकाबले आप एक कांग्रेस का और कांग्रेस सर जी क्षमा चाहूंगा, ये उनका मॉडल नहीं है, ये कांग्रेस का मॉडल है और गांधी का रास्ता है। गाय को मां से भी बढ़कर कहने वाला कोई व्यक्ति है तो मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको हम बापू के नाम से जानते हैं, महात्मा गांधी के नाम से जानते, सबसे पहले उन्होंने कहा। मैं वही कह रहा था कि आपने अपना एक मॉडल खड़ा किया है
जिसको देखकर उनका स्नेह आपके प्रति बढ़ जाता है, इसलिए वो आपको बीच बीच में कुछ पुरस्कार या इस तरह की चीजें जो आपके लिए आपके मार्ग में चुनौतियां रूपी पुरस्कार रखते रहते हैं। अब समझ में आई ये बात। आदित्य, आप आगे बढ़ाइए। सर, 2023 की राह बहुत आसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात की जाए तो उनका यही कहना है कि किसान हमारे मेन रहेंगे, हम किसान के बारे में ही सोचेंगे। लेकिन ईडी, आईटी तमाम चीजें हैं सर जो कहीं ना कहीं रास्ता रोकने के लिए खड़ी है। वो जानते ही बहुत अच्छे से भारतीय जनता पार्टी किसानों को पिछली बार निराश किया गया था, बहुत बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा था। इस बार भूपेश बघेल के तर्कश में कौन सा तीर है? क्योंकि किसान इस बार भारतीय जनता पार्टी के भी मूल में रहेंगे सर, और ईडी और आईटी ये तो सब आपको झेलना ही है। आगे का क्या सर? देखो, ऐसा है कि मैं तो इन 5 सालों के जो कार्य हैं उसके आधार पे वोट मांगूंगा। चाहे मजदूर हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे वो महिला हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे युवा हो, सबके लिए जो मैंने काम किया है। बहुत सारे पालक बैठे हैं, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल, निःशुल्क पढ़ाई हो रही है। हम उस आधार पे वोट मांगे कि हमने काम किया है, और फिर पार्टी तय करेगी कि हमारे अगले इलेक्शन एजेंडा क्या होगा, घोषणा पत्र क्या, वो फिर पार्टी बैठ के तय करेंगे कि हम किन मुद्दों को लेकर आगे जाने वाले हैं। वो तो समय के साथ ही होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, ये बात सही है कि न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि उन राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहाँ ये सीबीआई, ईडी, आईटी, डीआरआई और ये सब चीज लेके जाती है। जब तक के महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी तो वहाँ के जो नारकोटिक्स के जो सेंट्रल एजेंसी है वो 10 ग्राम गांजा के लिए घूमती रहती थी। अब वो जब से उद्धव ठाकरे की सरकार गई, एकनाथ शिंदे की सरकार आई है, अब वो सारी एजेंसियां वहां से गायब हो गई। अब राम राज्य आ गया महाराष्ट्र में। न सीबीआई है, न डीआरआई है, न आईडी है, न आईटी है, न ईडी है। यहां तो मेटाडोर में भर भर के लाते हैं भाई गांजा यार। उड़ीसा बॉर्डर से आता है। हम छत्तीसगढ़ में कितने पकड़े हैं, बेलोरो में, तुम्हारे चरपहिया वाहनों में भर भर के लाते हैं, हम लोग पकड़ते हैं। कभी सेंट्रल एजेंसी नहीं आती भाई कि वहां 10 ग्राम के लिए घूम रहे थे। अब वहां के हीरो हीरोइन ना वो गांजा पीना छोड़ दिए लगता है। हाँ, नहीं तो आपके लिए एक शेर याद आता है, थोड़ा तोड़ मरोड़ के अगर उसको प्रस्तुत करें कि ये गहलोत जी कभी गुनगुनाएं तो गुनगुनाते होंगे कि उसके दुश्मन है बहुत, मुख्यमंत्री अच्छा होगा। उसके दुश्मन है बहुत, मुख्यमंत्री अच्छा होगा। मेरी तरह वो भी किसी कांग्रेस शासित राज्य का नुमाइंदा होगा। क्या बात है, थैंक यू जी। तो ये दुश्वारियां हैं, मुश्किलें हैं, लेकिन हमें अच्छा लगा कि आपने बिना किसी चिंता के इस बड़े सवाल को टेकअप किया, और इसके पीछे जाहिर तौर पर आपका विश्वास और आपका आधार जनता ही होगी, क्योंकि वही सबसे बड़ी अदालत है, वहीं आपको जाना है। हमने इस कार्यक्रम को शीर्षक दिया उन्नति के 4 साल, और आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, कहीं कोई कोर कसर छोड़ने की कोशिश नहीं की। मुझे ये बताइए कि फिर भी कहा जाता है, जैसा वो बात मिसाल दी जाती है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। अभी क्या बचा है? 4 साल हैं, 2 साल कोविड की चुनौती के थे, और मुश्किलें तो आपकी मित्र हैं ही, जैसा हम सब जानते हैं और आपने भी बार बार कहा। अभी क्या है छत्तीसगढ़ को आप जिस तरफ ले जा रहे हैं? शरद जी, हम लोग समस्याओं से मुंह नहीं मोड़ते। कोविड तो है पूरे देश में, पूरे दुनिया में, लेकिन हम लोग अपने साथियों के साथ बैठे और सबसे पहले यही विचार किया, अब लॉकडाउन भी लग गया है तो सबसे बड़ी समस्या क्या आएगी? ऐसे समय में कौन आदमी को ताकत देगा? तो सबसे बड़ी चिंता थी कि लॉकडाउन हो गया, सबकी रोजी रोटी बंद हो गया, दुकानें भी बंद है, नौकरी भी जा रही है, किसान के पास भी कोई काम नहीं है, सब खाली बैठे हैं। तो सबसे पहले आर्थिक मजबूती देने का काम किया। सबसे पहले पूरे देश में 3 महीने का चावल मुफ्त देने का फैसला छत्तीसगढ़ में उसे घर पहुंचा कर हम लोगों ने दिया। ये पहला काम। फिर 26 लाख परिवारों को सबसे पहले मनरेगा छत्तीसगढ़ में हमने शुरू किया कि लोग काम में लगे रहेंगे, जाक मेहनत करेंगे तो चिंताएं हटेगी, नहीं तो दिन भर वही सोचते कोरोना कोरोना कोरोना। तो आदमी सोच सोच के परेशान। मैं बहुतों लोगों को देखा कि कोरोना के लोगों से थोड़ा सा मीठे बात कर लो, थोड़ा सा उसको बताओ तुमको कुछ नहीं होगा, वो सही में बच गए भाई।
मैं मर जाऊंगा सोचते सोचते कई लोग अल्लाह के प्यारे हो गए। लेकिन थोड़ा सा उसको साहस दीजिए कि हम लोग साथ में कैसे, थोड़ा सा हिम्मत करो यार, कुछ नहीं होता। तो हुआ ये कि वो बच भी गए। तो ये बड़ा साइकोलॉजिकल बहुत सारे प्रेशर दिमाग में लाते रहे। अब बात आर्थिक रूप से हुआ, फिर उसके निपटने के लिए कैसे बाहर से आएंगे, उसके रोजगार मतलब रुकने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, और फिर लोगों को विश्वास में लेना कि कैसे हम इसको निपटेंगे। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसे मैंने बात न की हो, चाहे आईएएस अधिकारी हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो, कांस्टेबल हो, इवन हमारे गांव के जो मितानिन हैं उनसे बात किया और उनकी सेवाएं ली मैंने, उसे सुझाव लिए और जो सुझाव अच्छा लगा उसको लागू भी किया। तो बताने का मतलब ये है कि हम लोगों ने जो समस्या है उसे मुंह मोड़ा नहीं और उससे आगे बढ़कर उन समस्याओं के निदान के लिए हम लोगों ने काम किया है। मूल बात जो है कि छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे गरीबी बहुत है, अशिक्षा बहुत है। गरीबी रेखा जीवन यापन करने वाले 40% देश के जो आप देखेंगे तो उसमें है। हमारे यहाँ कुपोषित बच्चों की संख्या बहुत अधिक है, एनीमिक महिलाएं बहुत है। ये सारी चुनौतियां हैं जिसको हम लोगों को पार करना है और उसके लिए निरंतर हम लोग काम कर रहे हैं और आगे इस को लेके हमको आगे बढ़ना है। और उसके साथ साथ जो हमारे पुरखों ने, बुजुर्गों ने, छत्तीसगढ़ के राजनेताओं ने, साहित्यकारों ने, कलाकारों ने, ये कलाकार कम हैं, ये जो कलाकार हैं अपने सटायर के माध्यम से ऐसी सी बात कह देते हैं कि छत्तीसगढ़ के लोगों के बारे में जो आप कल्पना नहीं कर सकते, वो सटायर के माध्यम से कह जाते हैं, वो ताना दे जाते हैं, ऐसी कोई बात कह देते हैं जो दिमाग में रह जाता है। तो इनके सपने हैं, ये जो सपने देखे थे हमारे सभी साहित्यकार, कलाकार, हमारे लेखक, हमारे राजनेता, समाज सेवी के लोग, उसे पूरा करना है। और छत्तीसगढ़ शांति का टापू रहा है, भाईचारा यहाँ रहा है और एक दूसरे के प्रति सम्मान करने के परंपरा है हमारी रही है और सब लोग शांति से इस जीवन यापन करते। शांति के टापू को फिर से, क्योंकि बिना शांति की स्थापित किए आप विकास की बात नहीं कर सकते। आगे बढ़ना है तो शांति बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम लोग सब मिल के छत्तीसगढ़ हमारे पुरखों की जो सपना है उसे साकार करना है। तो बहुत सारी जो आपने शेर कह दिया, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। आज आपकी एक फिलॉसफी आदित्य और समझ में आई, जो इन्होंने बहुत सही बात कही कि मनोवैज्ञानिक तौर पर अगर आपने मान लिया कि आप समाप्त हो गए तो आप समाप्त हो जाते हैं। फिर भी मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि जब बहुत चुनौतियां बढ़ जाती, ये तो मैं जानता हूं कि आप घबराते नहीं, लेकिन जब बहुत चुनौतियां बढ़ जाती हैं तो जब कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या होगा, अब क्या करना है, प्रेशर और बहुत दिखते हैं आगे, तो उस समय रिलैक्स करने का क्या तरीका आप अपनाते हैं? मेरे साथ मुख्यमंत्री पद में बैठा हूं तो मुझे तो हर घड़ी समस्या आती है। मैं आया तो पहले शरद भाई क्या सवाल करेंगे वही दिमाग में था, वो प्रेशर, यहां से निकलूंगा तो कुछ और प्रेशर, तो प्रेशर तो रहता ही है। लेकिन मुझे तो सेवा करना है। धर्म का सबसे बड़ा आधार है सेवा। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा कि दरिद्र नारायण की सेवा करो। ये जो जीवित जो नारायण है उसकी सेवा करो। ईश्वर को तो हमने देखा नहीं है, लेकिन सभी तो ईश्वर के अंश हैं। इसी की सेवा के माध्यम से ईश्वर की सेवा कर सकते हैं, उसकी सेवा करके उसकी प्रार्थना कर सकते हैं। तो ईश्वर मतलब ईश्वर की सेवा करना या जो जीवित नारायण है उसकी सेवा करना, वो ईश्वर की सेवा करना बहुत बहुत सराहनीय भाई। मुझे लगता है एक बार और आपको करतल ध्वनि से। सर, 1 जनवरी से एक बहुत दिल को छू लेने वाली एक योजना आपने लॉन्च की, श्रमिकों के बच्चों के लिए कुछ सोचा। ये वैसी योजना थी कि हर आम आदमी से जुड़ी है, श्रमिकों के बारे में कोई सोचता नहीं। उस योजना के बारे में जरूर बताएं। देखिए, एक चीज है कि वो भी इंसान है, उसे भी सपना देखने का अधिकार है, वो भी सपना देखते हैं, उसे पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी है? हम सब की है। वो जो वर्ग जो हमसे छूट रहा है, पीछे रह जा रहा है, उसके लिए योजना बनाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो श्रमिकों के बच्चे हैं जो अब वो बड़े बड़े पदों में पहुंच रहे हैं। श्रमिक के बच्चे, किसी रेजा के बच्चे, वो पहुंच रहे हैं, ऊंचे ऊंचे पदों में पहुंच रहे हैं। उसके पढ़ाई की व्यवस्था करना है, उसके भविष्य के बच्चों के लिए योजना बनाना है। जो बच्चियां हैं उसके लिए 20,000 रुपया
फिक्स डिपॉजिट में कर देते हैं ताकि आगे बढ़ के उसका नोनी सशक्तिकरण योजना है, महिलाओं के लिए योजना है, और सबके उस प्रकार से योजना बनाए ताकि वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल जिसमें निःशुल्क पढ़ाई हो रही है, गरीब घर के बच्चे भी स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हैं, और बड़े जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो भी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको समान अवसर देना। तो इस प्रकार से व्यवस्था करो कि उसको अवसर मिले, और यदि अवसर मिल गया तो आगे बढ़ने के लिए उसके पास शासन की योजना होना चाहिए, क्योंकि हुनर सबके अंदर है। निश्चित तौर पर एक दो सवालों के साथ हम इस सत्र को विराम देते हैं। हल्के फुल्के कुछ सवाल हैं सर, क्योंकि आपके लिए तो सब एक बराबर हैं। एक राजनेता जब उच्च पद पर होता है तो अनायास उसके आसपास सलाहकारों की संख्या भी बड़ी बढ़ जाती है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो उस महत्वपूर्ण पद पर आसीन व्यक्ति का सलाहकार हो। वो व्यक्ति जो आप हैं वो समझते भी हैं कि मंतव्य क्या है। कितना कठिन होता है ऐसे मौके पे। कुछ लोग वो भी हैं जो आपके गहरे शुभचिंतक हैं और आपके पास आकर आलोचना रूपी मरहम लेकर चाहते हैं कि भूपेश जी और प्रखर हों, तो तवज्जो किसको ज्यादा मिलती है, आलोचना वालों को या हुजूर आदाब बजा लाता हूं, गजब कर दिया, छा गए, गजब है, सब बढ़िया है? देखिए, आलोचना सबको खराब लगती है ना, लेकिन आलोचना में यदि कोई तथ्य छुपा हो कि सरकार ने ये काम यहाँ पे अच्छा नहीं किया, ये काम होना चाहिए था, निश्चित रूप से उस आलोचना को सलाह के रूप में लेना चाहिए, उसको विरोध के रूप में नहीं देखना चाहिए। नंबर दूसरा, बहुत सारे सलाहकार, भाई एक तो चाटकार है जो हुजूर जो आपने कहा वो मैं बोल नहीं सकता, जैसे आपने कहा बहुत बढ़िया से आपने कहा, तो वो तो नहीं बोल सकता, लेकिन बहुत सारे लोग हैं सलाह देने जरूर आते हैं। उसका तरीका ये है कि जो सलाह देने आए ना उसको बोल दो कि हाँ ये काम आप ही कर लो। यदि कोई मुझे सलाह दे कि भूपेश भाई ऐसा करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, इसको आप ही कर डालो, ये आपकी जिम्मे है, फिर दूसरे बार सलाह देने नहीं आता वो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सलाह देने आते हैं, उसको उसी की जिम्मेदार लगा दो। तो ये जो आलोचना आपके पास आती है, इसमें आप कितना, मतलब आप इसको लेकर, निश्चित तौर पर मेरी भी आलोचना होती है, मुझे बहुत खराब लगता है। घर में आलोचना होती है, पत्नी जब कहती है तब बहुत बुरा लगता है। युवा पुत्र जब मुझसे कहता है कि पिताजी ये ठीक करिए तो बुरा लगता है। लेकिन बाद में मैं देखता हूं कि सबसे करेक्ट बोलने वाला, सबसे प्रिय व्यक्ति जो है, जो आपको हमेशा ऊंचा ले जाता है, तो मुझे लगता है आपके पास तो इतने सारे लोग होंगे, लेकिन फिल्टर तो आप भी करके रखते होंगे सर। तो उसको तो समझना पड़ेगा, वो जो बोल रहे हैं तो केवल आलोचना के लिए आलोचना कर रहे हैं कि सुधार के लिए आलोचना कर रहे हैं, तो उसको देखना पड़ेगा ना। मान लो मेरे सामने खड़ा होकर कोई बात बोले, तो बोलने के पीछे उसका उद्देश्य क्या है, और वो जो बोल रहे हैं वो सही है कि गलत है। तो पहले से प्रेजुडिस तो नहीं है, वो आएगा और सबके भीड़ में बोल दे, उसका आलोचना कर दे, देखो मुख्यमंत्री को सुना का आ गया, तो वो एक फिर उसी प्रकार के सुनाया भी जाता है। हाँ भाई, बाल जैसे आएगी वैसी तो मीटिंग करोगे। आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूं, घर में कभी सियासत की चर्चा होती है या नहीं होती है? नहीं, जिस दिन मैं राजनीति में आया उस दिन पति पत्नी हम लोग बांट लिए थे कि राजनीति इस दीवार के उस पार होगी और घर के बाद इस दीवार के इस पार होगी। इधर मोहब्बत, उधर सियासत। हाँ, तो बाहर मैं मुखिया हूँ और घर के अंदर की मुखिया वही है, गृह मंत्री जी। घर वहां उनकी चलती है, घर की मुख्यमंत्री वो है, हाँ, सूबे के मुख्यमंत्री आप। हाँ, तो क्या बात है, वहां क्या मैं बात? अपने वो जो बोल दे फाइनल है जी। और राजनीति में उनको दखल नहीं है। गजब का मंत्र मिला सर, मैं भी अमल करने की कोशिश करूंगा इसको। और जितने आप सब साहिबान जो विवाह नाम की अद्भुत संस्था में प्रवेश कर चुके हैं, कृपया इस सलाह का पालन करिए। और बहुत, क्योंकि एक सफल व्यक्ति की सलाह है जो बहुत तनाव मुक्त होकर, और निश्चित तौर पर हमें इनकी अर्धांगिनी को प्रणाम करते हुए हम ये बात कहेंगे कि ये बहुत ही अच्छा समझौता है कि घर में मोहब्बत, सियासत बाहर। सर बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं कि आप जिस भाव से आगे बढ़े हैं, आप छत्तीसगढ़ को अपने सपनों के अनुरूप
जनता के आकांक्षाओं के अनुरूप ले जाएं। मैं टीम से आग्रह करूंगा। बंसल न्यूज के दर्शकों को नववर्ष की भी बधाई और छेरछेरा पुण्य की भी बधाई। वाह वाह, बहुत धन्यवाद, हम सबकी तरफ से भी बहुत बधाई जी। अब एक छोटा सा कार्यक्रम प्रेजेंटेशन का सर के साथ, और उसके बाद बहुत धन्यवाद सर। कुछ सम्मानित व्यक्तियों को, सम्मानित संस्थाओं को आज बंसल न्यूज़ के इस मंच से हम सम्मानित करवाना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों। मैं उनका नाम लेती जाऊंगी। आप सभी आदरणीय जनों से आग्रह है कि आप यथाशीघ्र मंच पर आएं। सबसे पहले हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर सरिता भारद्वाज को। मुंगेली से समाज सेविका हैं और इस सत्र के पहले वे मंच साझा कर रही थी। यथाशीघ्र आप सभी मंच पर आएं। हमारे मुखिया के समय का हम सबको ध्यान रखना है। यंग लीडर अवार्ड के लिए मिस्टर विमल साहू, यंग कांग्रेस लीडर एंड फाउंडर गो ग्रीन फाउंडेशन, हम आपको भी मंच पर आमंत्रित करते हैं। आप सभी मंच के नज़दीक आते जाइए। कैंसर हॉस्पिटल से डॉक्टर यूसुफ मेमन, संजीवनी CBCC USA कैंसर हॉस्पिटल रायपुर, उन्होंने कैंसर के क्षेत्र में, कैंसर के उपचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। तत्पश्चात हम बुलाना चाहेंगे ट्रस्टेड रियल एस्टेट इन बिलासपुर SS इंफ्रा डायरेक्टर सौरभ पांडे एंड संतोष वस्त्रकार, आप सभी को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। मिस्टर विमल साहू, यंग कांग्रेस लीडर एंड फाउंडर गो ग्रीन फाउंडेशन। डॉक्टर यूसुफ मेमन, संजीवनी CBCC USA कैंसर हॉस्पिटल रायपुर, कैंसर के उपचार की दिशा में उल्लेखनीय कार्य हेतु। ट्रस्टेड रियल एस्टेट इन बिलासपुर SS इंफ्रा डायरेक्टर सौरभ पांडे एंड संतोष वस्त्रकार। उनके बाद बुलाना चाहेंगे एक्सीलेंस इन इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर डॉक्टर अनिल गुप्ता, श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल रायपुर। आप न केवल लोगों की दृष्टि को बदल रहे हैं बल्कि उनका दृष्टिकोण भी बदल रहे हैं। डॉक्टर अनिल गुप्ता को आमंत्रित करते हैं। योग, प्राणायाम जैसी चीज़ों पर भी वो लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। डॉक्टर अनिल गुप्ता। श्री नागेंद्र राय जी, मस्तूरी विधानसभा के ग्राम पंचायत महमद में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस अभियान की वजह से क्षेत्र में नशा मुक्ति के साथ ही शांति का माहौल बना है। यही वजह है कि आज बंसल न्यूज़ उन्हें सम्मानित कर रहा है। श्री नागेंद्र राय जी। श्री टाकेश्वर पाटले जी, मिनी माता प्रबंधन समिति के प्रधान संरक्षक। श्री टाकेश्वर पाटले जी समाज सेवा के क्षेत्र में अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपके बाद मनोज शर्मा जी, मैक स्पेस इंटीरियर डायरेक्टर, इंटीरियर के क्षेत्र में उभरते हुए युवा चेहरे, जिन्हें बंसल न्यूज़ का ये मंच सम्मानित कर रहा है। सुश्री जूली पांडे को बुलाना चाहेंगे, जो डाइटिशियन है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं। सृजन पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल नासिर खान सर को आमंत्रित करते हैं और डायरेक्टर नासरीन खान मैम को आमंत्रित करते हैं और डायरेक्टर श्री वसीम खान सर को आमंत्रित करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने हेतु सृजन पब्लिक स्कूल से प्रिंसिपल नासरीन मैम और डायरेक्टर वसीम सर। तालियां बजती रहनी चाहिए। इनके महत्वपूर्ण कार्यों के लिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है इस मंच से। साईं कृपा दृष्टि केंद्र बेमितरा से कामता साहू जी हैं, उन्हें भी हम सम्मानित करते हैं इस मंच से। बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब आग्रह है शरद द्विवेदी सर से कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट कर आज के इस कार्यक्रम को उनकी स्मृतियों में जीवित रखने के लिए प्रयास करें। आदरणीय श्री शरद द्विवेदी सर एवं आदित्य नामदेव। विशेष मंजूरी माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ओर से। कमार नृत्य गरिया बन के लोक कलाकार जोरदार तालियों के साथ फिर से स्वागत कीजिए।